गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। सुबह बखैर, नई सुबह, नई उम्मीद और नए हौसले के साथ सुनो पाकिस्तान का एक नया भरपूर शो लेके आपके सामने हाजिर हूँ। मैं हूँ नजफ राजा और मेरे साथ मौजूद हैं उज़ैर मलिक। नाजरीन, सुबह का वक्त ना सिर्फ दिन का आगाज़ होता है बल्कि ज़िंदगी के एक और नए बाब का पहला सफ़ा भी होता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज के इस खूबसूरत दिन की शुरुआत एक ऐसी अच्छी बात से करें। कहते हैं कि मायूसी कुफ्र है और उम्मीद वो चिराग है जो अंधेरों को रोशनी में बदल देता है। और सच पूछिए तो उम्मीद ही है जो हमें हर दिन उठने पर मजबूर करती है, वरना तो ज़िंदगी अक्सर थका देती है। आपने बिल्कुल ठीक कहा है उज़ैर। ज़िंदगी में अगर कहीं रोशनी है तो वो दिल की उम्मीद में है। और सुबह का सूरज यही पैगाम लाता है कि रात चाहे कितनी ही तारीख क्यों ना हो, एक नई रोशनी हमेशा हमारी मुंतज़िर होती है। तो नाजरीन, अगर आपके दिल में कुछ परेशानी है, कोई उलझन है या आपको लग रहा है चीज़ें ठीक नहीं चल रही हैं आपके मुताबिक, तो बस एक लम्हे के लिए रुकिए, गहरी सांस लीजिए और ख़ुद से एक जुमला कहिए कि अल्लाह की रहमत मुझसे दूर नहीं। यकीन जानिए ये जुमला ना सिर्फ आपके दिल के अंधेरों को रोशनी में बदल देगा बल्कि आपको आगे बढ़ने की उम्मीद, हिम्मत और हौसला भी देगा। बेहतरीन इसी खूबसूरत बात के साथ आज के प्रोग्राम का हम बाकायदा आगाज़ करते हैं और आपको बताते हैं कि मुल्क भर में मौसम की क्या सूरत हाल रहेगी। नजफ बताइए। आइए चलते हैं वेदर अपडेट्स की तरफ। मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में गर्मी का राज है। ताहम आज शाम को खैबर पख्तूनख्वा, बालाई पंजाब, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के अलावा शुमाल मशरकी बलूचिस्तान के चंद इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। मुल्क के दीगर शहरों का मौसम आज कैसा रहेगा, आइए आपको बताते हैं। सबसे पहले रुख करते हैं पहाड़ों और आबशारों की सरजमीन गिलगित बल्तिस्तान का, जहां आज बादल छाए रहेंगे। गिलगित में आज कम से कम दर्जा हरारत 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 17 डिग्री रहने का इम्कान है। कलों के बादशाह स्कर्दू की बात करते हैं, वहाँ पर पारा कम से कम 4 और ज़्यादा से ज़्यादा 11 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात का कहना है कि आज से जुमेरात तक गिलगित बल्तिस्तान के बेशतर मकामात पर मतला अबर आलूद रहने और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब बात करते हैं आज़ाद कश्मीर की। आपको बताते हैं जहां आज सारा दिन बादलों का राज रहेगा। दारुल हुकूमत मुजफ्फराबाद का आज कम से कम पारा 16 और ज़्यादा से ज़्यादा 28 डिग्री रहने का इम्कान है। श्रीनगर की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 9 और ज़्यादा से ज़्यादा 22 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज वादी भर में मतला जुज़वी अबर आलूद रहने के अलावा तेज हवाओं और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश का इम्कान जाहिर किया है। और अब आगे चलते हैं, आपके साथ शेयर करते हैं खैबर पख्तूनख्वा का मौसम, जहां बेशतर अजला में मौसम खुश जबकि जुनूबी अजला में गर्म रहने की तवक्को है। सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर में दर्जा हरारत कम से कम 22 और ज़्यादा से ज़्यादा 35 डिग्री रहने का इम्कान है। और मज़ीद आगे चलते हैं, बात करते हैं सवात की, जिसको पाकिस्तान का स्विट्ज़रलैंड भी कहा जाता है। वहाँ पर कम से कम पारा 8 और ज़्यादा से ज़्यादा 16 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मालाकंड, शांगला, सवात, दीर, चित्राल, एबटाबाद, हरीपुर, मानसहरा, बुनेर, बाजोड़, खैबर, पेशावर, नौशहरा और सवाबी में गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। और अब रुख करते हैं पंजाब की जानिब, जहां हर गुजरते दिन के साथ गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जा रहा है। लाहौर में दर्जा हरारत की बात करें तो वहां पर कम से कम पारा 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 39 डिग्री रहने का इम्कान है। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद का तज़किरा करते हैं, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 21 और ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री रहने की तवक्को है। मुल्तान की तरफ चलते हैं, वहां पर कम से कम पारा 25 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री रहेगा। महकमा मौसमियात ने आज शाम रावलपिंडी, अटक, चकवाल, जेहलम, मंडी भाउदीन, गुजरांवाला, लाहौर और फैसलाबाद समेत मरी, गिलियात और गिरदो नवाब में बादल बरसने का इम्कान जाहिर किया है। और अब आपको लिए चलते हैं सूबा बलूचिस्तान की जानिब,
जहां ज्यादातर इलाकों में आज मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। सूबाई दारुल हुकूमत कोयटा का दर्जा हरारत कम से कम 17 और ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान योब, मूसा खेल, बारखान, कला सैफुल्ला, कल्लात, खुजदार में तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान जाहिर किया जा रहा है। और आखिर में बात करते हैं सुबह सिंध के मौसम की, जहां गर्मी ने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। मुख्तलिफ शहरों में पारा 40 का हिंसा अबूर कर चुका है। शहर कायद की बात करें यानी कि कराची की, वहां पर कम से कम दर्जा हरारत 24 और ज़्यादा से ज़्यादा 36 डिग्री रहने का इम्कान है। और आगे चलते हैं, जिक्र करते हैं हैदराबाद का, वहां पर कम से कम पारा 23 और ज़्यादा से ज़्यादा 43 डिग्री रहने की तवक्को है। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के बेशतर अजला में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहने के अलावा दर्जा हरारत मामूल से 4 से 7 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा रहने का इम्कान जाहिर किया है। मौसम की सूरत हाल आप जान चुके। प्रोग्राम के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, बात कर लेते हैं मुल्क की सियासत की। तो तहरीक इंसाफ की मुश्किलात हैं कि कम होने का नाम नहीं ले रही। ताहाल तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई की रिहाई और हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने की सरतोड़ कोशिशें कर रही है, मगर अभी तक उसे कोई कामयाबी मिलती दिखाई नहीं दे रही, बल्कि तहरीक इंसाफ उल्टा धड़ेबंदी और चपकलिश का शिकार दिखाई दे रही है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा और आतिफ खान ग्रुप के दरमियान इख्तलाफात के बाद पीटीआई के सीनियर रहनुमा आज़म सवाती ने अब नया पेंडोरा बॉक्स खोल दिया और कुरान मजीद पर हल्फ के साथ तहलका खेज इंकशाफात कर दिए हैं। आज़म सवाती की जानिब से बताया गया कि दिसंबर 2022 में बानी पीटीआई ने उन्हें बुलाकर कहा कि आर्मी चीफ से बात करना चाहता हूं, आप पर मुझे एतमाद है, आप जाएं और फौजी क़यादत से बात करें। बानी से मुशावरत के बाद अस्करी क़यादत से बात करने की कोशिश की, ताहम मुज़ाकरात के दरवाजे नहीं खुले। ऐसे में दूसरी जानिब बानी पीटीआई की रिहाई की कोशिश भी जारी है और इत्तलात ये भी मौसूल हो रही हैं कि बानी पीटीआई से पाकिस्तानी नजात अमरीकी डॉक्टर्स और ताजरों की मुलाकात हुई है। ये मुलाकातें बानी पीटीआई के लिए रिलीफ हासिल करने की कोशिश हैं। तो नाजरीन, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करते हैं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर रहनुमा हैं तहरीक इंसाफ के शौकत यूसुफजई साहब। शौकत साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपसे जानना चाहूँगी, तहरीक इंसाफ एक तरफ अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है और दूसरी जानिब अगर हम देखें तो मुज़ाकरात के लिए पैगाम भी भिजवा रही है। आज़म सवाती का बयान और हल्फ सबके सामने आपने देखा। पीटीआई ये दावा करती है कि बानी से राब्ते किए जा रहे हैं। तहरीक इंसाफ हकीकत से क्यों भाग रही है? बहुत शुक्रिया। देखिए, पहली बात तो ये कि फौजी क़यादत के खिलाफ कोई कैंपेन नहीं चला रहे हैं। तहरीक इंसाफ का ना कोई ऐसी पॉलिसी है, ना हमेशा हम कहते हैं कि ये हमारी फौज है, हमारे भाई हैं। ये जो एक नैरेटिव बना के पेश किया जा रहा है हर चीज़ के अंदर कि ये फौज मुखालिफ है, ये PMLN का एक बहुत बड़ा प्रोपेगेंडा चल रहा है और चूँकि बेनिफिशरी वही है और वही इससे फ़ायदा उठा रहे हैं, तो उनका फ़ायदा इसी में है कि तहरीक इंसाफ और फौज को लड़ाया जाए। बाकी देखें, इस मुल्क के अंदर और बहुत सारे इश्यूज हैं। दहशतगर्दी हो रही है, मुल्क के हालात ठीक नहीं है, मईशत ठीक नहीं है, उस पर कोई बात नहीं कर रहा है। बस एक कि तहरीक इंसाफ ये कर रही है, तहरीक इंसाफ वो कर रही है, तहरीक इंसाफ के अंदर रिफ्ट पड़ गई है। मैं ये कहता हूँ कि 20 ग्रुप भी बन जाए ना, तब भी तहरीक इंसाफ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, इसलिए कि वोट जो है, वो जो वर्कर्स है ना, वो मुत्तहिद है। लीडरशिप ऊपर उनकी अपनी मर्जी है। इन लीडरशिप के साथ करना क्या है, इन्होंने क्या किया अभी तक, इनके क्या, ये अगर ग्रुप नहीं, मैं तो कहता हूँ 20 ग्रुपों में भी तकसीम हो जाए, इससे क्या फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जो इमरान खान कहेगा वही होगा। वर्कर उसके साथ जुड़े हुए हैं, हम जैसे जितने भी कारकुन हैं जी, हमें सिर्फ इमरान, कोई ग्रुप बंदी में हम नहीं पढ़ना चाहते हैं, ना हम है किसी ग्रुप में और ना हम किसी ग्रुप को मानते हैं। मरकजी लीडरशिप से मैं उम्मीद रखता हूँ कि वो जो टास्क उनको मिला है इमरान खान की तरफ से, उसको फोकस करें। वो फोकस नहीं हो रहा, खुलकर मैं कहना चाहता हूँ कि उस पे फोकस नहीं हो रहा है, ना ही कोई पार्टी के डिसिप्लिन पे कोई तवज्जो दी जा रही है। बस एक वक्त गुजारा जा रहा है। सही। अब मेरे ख्याल से वक्त है कि वो
अच्छा शौकत साहब, ये कोई जो चपकलिश है ये यूं ही तो नहीं है, कोई ना कोई वजह तो है। हम देखते हैं कि बहुत से लोगों को बानी पीटीआई से इजाज़त ही नहीं मिलती मुलाकात करने की, और कुछ जो हैं वो जनाब वो बड़ी रेगुलर मुलाकातें कर रहे होते हैं। तो इस पर भी सवालात उठते हैं कि जनाब ये कहीं ना कहीं तो फेवरेट है या कहीं ना कहीं इनकी सेटिंग है, इसलिए इन्हें मुलाकात करने की इजाज़त मिल जाती है, और फिर उनके कॉम्प्रोमाइज़ होने पर भी सवालात उठते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमें खुद इजाजत नहीं मिल रही है। मतलब हम क्या करें अब, आप किस तरह अपनी लॉयल्टी को शो तो सर ये इजाज़त मिलती किस तरह से है, किस तरह से तय होता है कि मुलाकात होगी? बस जिन लोगों को इख्तियार मिला हुआ है, जिनके पास बड़े बड़े ओहदे हैं, वो उनकी मर्जी होती है, वो चाहे कि हर हफ्ते मिले तो मिल सकते हैं। बाकी जो वर्कर्स हैं, जो सीनियर लोग हैं, जिनके पास कोई ओहदा नहीं है लेकिन है तो सीनियर पार्टी में, उनकी बड़ी खिदमत रही है, 96 से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन उनको मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जा रही। तो अब देखें लोगों के अंदर ये चीज़ें अब सामने आ रही हैं। हमें खुद तशवीश है कि भाई क्यों नहीं हमें इजाज़त मिल रही। हमारे नाम जाते हैं, नाम देते हैं, नाम गायब हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसमें शौकत साहब, अगर आपको भी नहीं मिल रही इजाज़त तो ये बड़ा लम्हा है फिक्रिया। मतलब आप तो बुरे वक्त में भी पार्टी को पूरी तरह सपोर्ट करते रहे, मीडिया पर भी वैसे भी आके आप जैसे लॉयल वर्कर्स को, सीनियर वर्कर्स को अगर नहीं मिलने दिया जा रहा तो यकीनन फिर पसे पर्दा कुछ चीज़ें तो हैं, कुछ अवामिल तो कार फरमा हैं। आई डोंट नो, अल्लाह मालिक है। लेकिन देखें हम तो इस चीज़ को जताते भी नहीं है कि हम पार्टी के लिए क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये पार्टी अहम है ना। हम तो सारी ज़िंदगी 96 से इस पार्टी के साथ हूँ और रहूँगा इंशाल्लाह। अगर सियासत नहीं करनी है तो छोड़ दूंगा। लेकिन ये कि जो इस वक्त हालात हैं, बड़ी मायूसी मुझे तो इस वक्त इसलिए हो रही है कि कोई पूछने वाले ही नहीं है। मतलब ये कि हम मिलना चाहते हैं खान से, अब हमें कोई वहां से कोई लेना तो नहीं है, उनसे ना कोई ओहदा मांगना है। ओहदा तो मैं लेना ही नहीं चाहता हूँ, लेकिन जिनके पास ओहदे हैं खुदा के लिए, वो क्यों हमें नहीं मिलने दे रहे हैं खान के साथ? क्यों, वजह क्या है? मतलब ये कि ये तो कोई बात है ना कि आप बड़े बड़े ओहदे लेके बैठ गए, आप हर हफ्ते मिलते हैं, तो आपने क्या तीर मारा है? कुछ किया है आपने अभी तक? हमें मिलने दे, हमें पता चले कि क्या हम शौकत साहब, इसी हवाले से शेर अफजल मरवत भी कहते हैं कि पीटीआई में मेरिट का फुकदान है और साजिशें करने वाले आगे आगे हैं। तहरीक इंसाफ में साजिशी टोले को क्यों आगे लाया जा रहा है, और आप किन को समझते हैं कि साजिशें कर रहे हैं? ये ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है साजिश करना। साजिश माजिश नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और फोकस कम है, और या समझ नहीं है। साजिश में नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने कुर्बानियां दी हैं, मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि अब थोड़े से पॉलिटिकल उसके तरफ आना चाहिए हमें। हर चीज़ इसमें नहीं छोड़ना चाहिए कि जी बस तकदीर जो कह रही है ठीक है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप मशावरत कर सकते हैं। सीनियर लोग बैठे हैं, बेशक उनके पास ओहदे नहीं है। देखिए 9 मई के बाद बहुत सारे लोग या तो जेलों में थे या हम जैसे अंडरग्राउंड थे, तो जाहिर है हमें ओहदे नहीं मिले, हम ना ओहदे मांग भी नहीं रहे हैं। लेकिन हम कौन से वक्त में हम पीछे हटे हैं, किस तहरीक में हम शामिल नहीं हुए हैं, तो क्यों मतलब ये कि शौकत साहब, ओहदे तो चले एक अलग चीज़ है, कुछ लोगों को नैरेटिव से बड़ा फ़ायदा हो रहा है। मतलब जो तहरीक इंसाफ के नैरेटिव को आगे लेके चलते हैं, कुछ यूट्यूबर्स जो है मखसूस, नुकसान भी पहुंचता है आपकी जमात को उससे, और बानी की जो रिहाई है वो भी डिले हो रही है उसकी वजह से। अब हमने देखा कि अमरीकी डॉक्टर्स और जब ताजिर मिले तो बात ये भी हुई है कि जनाब जो सोशल मीडिया है इसको अब आपको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा। तो लगता नहीं कि ये जो आपकी ताकत होता था सोशल मीडिया, कभी अब कमज़ोरी बन गया, और वो जो आपके नैरेटिव को आगे लेकर चल रहे हैं या कुछ ज़्यादा बातें कर रहे हैं, एग्जैजरेट करते हैं, अगर बानी पीटीआई की रिहाई होगी तो उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, उन्हें ये भी खतरा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इस पे कल भी बात हुई थी, मैं सीएम के साथ बैठा था और इस पे काफ़ी देर तक बात हुई कि देखें ये जो मीडिया हो रहा है ये सिर्फ डॉलर कमाने के चक्कर में, ये अब वो सोशल मीडिया नहीं रहा है। जो सोशल मीडिया हमारा है वो हमारे नैरेटिव को सामने लेकर आ रहा है, जो हम कहते हैं वही चीजें सामने आती हैं, या जो इमरान खान चाहता है। ये तो शुतर वो क्या व्यवहार बन गया, शुतर व्यवहार बन गया। ये तो बिल्कुल अब न किसी के कंट्रोल में है, न पॉलिसी को फॉलो कर रहे हैं, बस इधर से उधर, उधर से इधर। ये तो बिल्कुल मजाक बन गया। ये कोई, इनको किसने पीटीआई का कहा है? एक बंदा पीटीआई के नाम पे डॉलर कमा रहा है तो वो तो हमारा नहीं हो सकता। इस वक्त क्या जरूरत है? इस वक्त देखें, इस वक्त हमें इमरान खान को बाहर
लेकिन सर वो बेशक आपको आपके लिए नहीं कर रहा, जमात के लिए नहीं, लेकिन फिर वो देखे ना आपको जमात के रहनुमा जो बाहर बैठे हैं या कहीं ना कहीं मफरूर हैं या छुपे हुए हैं, वो जनाब वो रीट्वीट भी करते हैं और उनकी बातों को इंडोर्स भी करते हैं, तो फिर शक तो पैदा होता है ना वहाँ पर। देखिए जो लोग चले गए हैं अल्लाह उनको हिफाजत पर रखे, लेकिन खुदा के लिए अब इमरान खान को भी तो निकालना है ना। आप अपना गुस्सा वहां से निकालते हैं उस पर बैठ कर, तो उसका तो नुकसान यहाँ जो लोग बेचारे जेलों में पड़े हैं बेगुनाह, उनके लिए नुकसानदायक है ना। तो अब मेरे ख्याल से पार्टी को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। ये जो चीजें हो रही हैं इस पे मेरे ख्याल से इनको नोटिस लेना चाहिए। ये कैसी लीडरशिप है जो खामोश बैठी है, आराम से, परवाह नहीं है कोई क्या कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई लड़ रहा है, कोई। मुझे तो बड़ी हैरत हो रही है कि ऐसा वक्त तो हम पे कभी नहीं आया था जो आज आ रहा है पार्टी के ऊपर, कि जो मर्जी आप करें, जो मर्जी आप कहें, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं। तो ये बड़े मुझे तो बहुत ही अफसोस हो रहा है। अच्छा शौकत साहब, ये बात आपने बिल्कुल ठीक है कि ये मौका है, यही वक्त है कि पार्टी को इस वक्त एक्टिव होना पड़ेगा। मुझे बताइए, लीडरशिप का फुकदान हम देख रहे हैं इस वक्त, ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि पीटीआई बानी की रिहाई के लिए कैसे तहरीक चलाएगी? तहरीक तो देखिए, मैंने आपसे कहा है कि जिस तरह पहले तहरीकें चली थी, लोग निकले थे, वो इनकी कहने पे नहीं निकले हैं, वो इमरान खान की कॉल पर निकले हैं। और आज भी अगर इमरान खान कॉल देंगे लोग निकलेंगे। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इससे पहले कि इन लीडरों का लोग मुहासबा करें ना, तो ये इनको गाइडलाइन देनी चाहिए लोगों को। देखिए लोगों का मैं वो वर्कर हूँ जो एक आम लोगों से मेरा वास्ता है, मैं कंस्टिट्यूएंसी पॉलिटिक्स करता हूँ। मुझे पता है कि लोगों के अंदर कितना गुस्सा है इस वक्त, वो किसी की बात नहीं सुनना चाहते। ऐसा ना हो कि वो निकले और फिर हमारी बात भी ना सुने, तो वो चीज नहीं होनी चाहिए इस वक्त। देखें, आपको अंदाजा नहीं है, कभी कहते हैं जी इदारों से बात कर रहे हैं, इदारे बात नहीं कर रहे हैं, प्लान नहीं कर रहे हैं, लेकिन मैं अंदर से मुझे पता है कि क्या लावा पकड़ा है लोगों के अंदर। मैं इस सबको बताना चाहता हूँ, खुदा के लिए पाकिस्तान के लिए सोच लें। इस वक्त बहुत मुश्किल में है पाकिस्तान, और जो लोग जेन्युइन हैं, जो इस मुल्क का भलाई चाहते हैं, उनके साथ मिलकर कोई लाएमल बना लें। ये जो इस तरह नहीं हो सकता कि आप एक पार्टी को दीवार से लगा लें, इतनी बड़ी पार्टी को, उसके पास बिल्कुल शौकत साहब, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि ये मुमकिन भी नहीं है और ज़्यादा देर तक ये किया भी नहीं जा सकता। एक जमात है, बड़ी जमात है, उसके करोड़ों वोटर्स हैं और एक हकीकत है। तो बहुत शुक्रिया शौकत साहब आपके कीमती वक्त का। और दूसरी जानिब हम ये भी देख रहे हैं कि जनाब वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर जो हैं वो भी जो अलाव है उसको रोशन रखते हैं जनाब, और कोई ना कोई वो बयान इस तरह के दे देते हैं कि पार्टी के अंदर जो तकसीम है, जो चपकलिश है, वो मज़ीद बढ़ती जाती है। पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी हुआ और इस बात पर तशवीश का इज़हार किया गया कि इतने आला ओहदों पर बैठे हुए शख्स अगर इस तरह की बातें करेंगे, बयानात देंगे, तो फिर पार्टी किस तरह अपने बानी की रिहाई के लिए तहरीक को आगे लेकर चलेगी। इस तरह तो तकसीम मजीद गहरी होती चलेगी। अब देखना यह कि आने वाले दिनों में क्या कोई इस तरह का लाहे अमल तरतीब दिया जाता है, किस तरह से मुफाहमत का माहौल जो है वो पैदा किया जाता है, ताकि सारे रहनुमा मिलकर बानी की रिहाई के लिए कोशिश कर सकें। और जो भी अपडेट्स होंगी वो हम आपके साथ शेयर करते रहेंगे। और अभी वक्त हुआ छोटी सी ब्रेक का, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाजरीन, क्या आपने कभी सोचा है कि खला में उड़ते हुए खलाबाजों की सेहत का ख्याल कौन रखता होगा? वहाँ ना तो ऑब्वियसली हॉस्पिटल्स होते हैं, ना डॉक्टर्स होते हैं, ना ही कोई नर्स। गुज़िश्ता दिनों भी नासा के 2 एस्ट्रोनॉट्स सुनीता विलियम्स और उनके साथी खला में 9 माह का तवील अरसा गुजारने के बाद वापस लौटे हैं। और इस दौरान लोग यही सोचते रहे कि अगर ये एस्ट्रोनॉट्स खला में बीमार हो गए तो क्या होगा। लेकिन अब इस सवाल को लेकर हमें परेशान होने की कतई ज़रूरत नहीं रही, क्योंकि इस मसले का हल निकाल लिया गया है। और अच्छी बात यह कि ये हल निकाला है पाकिस्तान की एक होनहार तालिबान ने, जिन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से एक ऐसा बोर्ड तैयार किया है जो खलाबाजों की जहनी और जिस्मानी सेहत का बारीकी से ख्याल रखता है और एस्ट्रोनॉट्स को सेहतमंद रहने में मदद देता है। तो आइए उस ज़हीन, मेहनती और बाहिम्मत स्टूडेंट से आपकी मुलाकात कराते हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल बन चुकी है। हमारे साथ मौजूद हैं यंग एंड टैलेंटेड स्टूडेंट अलविया बतूल। अलविया, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। अलविया, सबसे पहले तो हमें ये भी बताएं कि खलाबाजों के लिए AI बोर्ड बनाने का ख्याल आपके ज़हन में कैसे आया, इंस्पिरेशन क्या थी? और ज़रा मुझे ये बताएं, जो हमने अपने इंट्रो पे बात की ना कि कौन सोच सकता है कि इन खला औरतों को भी अपनी सेहत का ख्याल रखने की ज़रूरत है अगर इन्हें कुछ हो जाए। मेरा ख्याल है आप खुद अपनी सेहत को लेकर बहुत ज़्यादा कॉन्शियस है, इसलिए आपके जहन में ये सवाल उभरा। मेरे
सबसे बड़ी इंस्पिरेशन थी डॉक्टर सुम्बुल मुश्ताक। शी इज़ द फर्स्ट साइंटिस्ट एस्ट्रोनॉट कैंडिडेट पाकिस्तान की। तो वो उनकी इंस्पिरेशन, उनसे मैंने बहुत इंस्पायर हुई, क्योंकि पहली पाकिस्तानी थी और पाकिस्तान को पता है बिल्कुल लोग स्पेस रिसर्च पे काम नहीं करते, स्पेशली स्पेस मेडिसिन रिसर्च। तो उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया और मुझे बहुत सपोर्ट किया कि, और मुझे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स दिखाए कि मैं किस तरह से अपनी रिसर्च कंडक्ट कर सकती हूँ। और दूसरी ये एग्जैक्टली कि स्पेस में हेल्थ इश्यूज बहुत ज़्यादा है, एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स है, लोगों को ज़्यादातर लोगों का फोकस होता है ज़मीन पे जो इलनेसेस है, प्रॉब्लम्स है, उस पर ज़्यादा फोकस करते हैं। लेकिन ज़्यादातर लोग सोचते नहीं है कि स्पेस में जब हम जाते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल ग्रेविटी नहीं है, और वहाँ पे आपकी जितनी भी बॉडी के मैकेनिज्म्स हैं वो ग्रेविटी पे वर्क कर रहे हैं। तो उस पर भी मुझे ज़्यादा इंटरेस्ट था कि फोकस होना चाहिए कि अगर आपके पास ग्रेविटी नहीं है तो उसमें आपकी बॉडी सिस्टम कैसे काम कर सकते हो, कैसे उसको हेल्प कर सकते हो। अच्छा अलविया, हमें ये भी बताइए कि AI बोट के बुनियादी फीचर्स क्या हैं, ये काम कैसे करता है और इससे क्या काम लिया जा सकता है? अच्छा, तो इसमें इट वर्क्स लाइक चैट जीपीटी। जैसे जब चैट जीपीटी पे कोई क्वेश्चन पुट अप करते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं अपने चैट बॉट से पूछूं कि आई एम इन स्पेस एंड आई फील लाइक माई आई बॉल गेटिंग बिगर, या मेरी कहीं पे दर्द है या मेरे हाथ में दर्द है या कोई भी ऐसी फीलिंग, तो मैं चैट बॉट इज गोइंग टू लुक इन द डॉक्यूमेंट्स जिसमें उसको मैंने ट्रेन किया है हमारी टीम ने, द नासा डॉक्यूमेंट्स। तो वो उसमें से कीवर्ड्स को सर्च करेगा और इट्स गोना आस्क फाइंड द आंसर्स, और फिर वो आंसर फाइंड आउट करके चैट जीपीटी की तरह एक आंसर प्रोवाइड करेगा। तो यूजर फ्रेंडली, इजी टू यूज है। अच्छा अलविया, बिल्कुल ठीक है, यूजर फ्रेंडली है। ये भी बताएं कि आपने इस बोट की प्रोग्रामिंग और डाटा सोर्सेज के लिए कौन से टूल्स या फिर लैंग्वेजेस आपने इस्तेमाल किए? जी, सो हमारी टीम ने यूज़ की है पाइथन यूज़ की है, और दूसरा ये कि हमने ओपन सोर्स मॉडल यूज़ नहीं किया, हमने क्लोज सोर्स मॉडल यूज़ किया। तो क्लोज सोर्स के लिए आपको थोड़ी मनी पे करनी पड़ती है टू द ओपन AI, क्योंकि हमने चैट जीपीटी का कोड यूज़ किया और मेटा llama का कोड यूज़ किया, तो इसके लिए वी हैड टू पे सम मनी। और उसके बाद हमने क्लोज सोर्स कोड को यूज़ करके, क्योंकि हम उसको प्रॉम्प्ट्स देते हैं, क्योंकि अगर मैं उसको ओपन सोर्स यूज़ करती तो तो उसके लिए फिर आपको ना फाइन ट्यूनिंग और डिफरेंट टेक्निक्स करनी पड़ती हैं। लेकिन जब आपका क्लोज सोर्स कोड होता है तो उसमें आपने सिर्फ प्रॉम्प्टिंग करते हैं, और वो आपको आपकी जितनी भी क्वेरीज होते हैं और जैसे जैसे आपने उसको अपने मॉडल को लेके चलना, इट वर्क्स लाइक दैट वे। तो वी यूज पाइथन एंड यस क्लोज सोर्स मॉडल। बिल्कुल ठीक। अच्छा अलविया, ये भी बताइएगा, ये बोट सिर्फ फिजिकल हेल्थ पर ही काम करता है या जहनी सेहत के पहलुओं को भी मॉनिटर करता है? क्योंकि ऑब्वियसली आप ग्रेविटी से उस टाइम पे दूर होते हैं और लोनलीनेस का भी शिकार होते हैं, सोशलाइजेशन से भी दूर होते हैं और एक अलग किस्म का इन्वायरमेंट होता है। तो क्या अगर आपको मेंटल इशू हो जाए तो उस सूरत हाल में भी ये काम करता है? जी, तो ये हमारे जो चैटबॉट है, क्योंकि जिन डॉक्यूमेंट्स पे है, वो डॉक्यूमेंट्स में जितनी हेल्थ इश्यूज को कवर करे, फॉर एग्जांपल वो अगर वो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फोकस कर रहा है, वो मस्कुलर सिस्टम को फोकस कर रहा है, वो सर्कुलेटरी सिस्टम को फोकस कर रहा है, तो डेफिनेटली उसके अंदर डेफिनेटली मेंटल हेल्थ का सेक्शन भी है। तो उसमें डिफरेंट मेडिकेशंस भी इन्वॉल्व है। तो अगर आपको मेंटल हेल्थ भी प्रॉब्लम्स होते हैं तो आप उसमें आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं, तो वो आपको मेडिकेशंस प्रोवाइड करते हैं उसके। अच्छा अलविया, जब आपने ये प्रोजेक्ट नासा के सामने पेश किया तो क्या रद्द-ए-अमल था वहाँ पर, और आपको तवक्को के मुताबिक पजीराई मिली आपके इस काम पर? जी बिल्कुल, सब बहुत एवरीवन, आपको पता है जैसे अमेरिकन कल्चर होता है, सब बहुत सपोर्ट करते हैं और हर एवरीवन वाज सेइंग कि आपका प्रोजेक्ट इट्स वेरी इंटरेस्टिंग और उनको बहुत पसंद आया। और जब मैंने अपना प्रोजेक्ट, जब सबसे मुझे अच्छी बात है कि जब मैंने प्रेजेंटेड माय प्रोजेक्ट टू नासा के एस्ट्रोनॉट जो माइकल बैरेट, तो उन्होंने मुझे फीडबैक्स दिए, बहुत वैल्यूएबल फीडबैक्स कि अपने प्रोजेक्ट को आप किस तरह से थोड़ा सा अपलिफ्ट कर सकती हैं, इसमें क्या मॉडिफिकेशंस आप और कर सकती हैं। तो वो बहुत फ्रूटफुल था कि मुझे लर्निंग एक्सपीरियंस हुआ कि मैं उनके सजेशंस को अब नाउ अपने रिसर्च में यूज कर सकते हैं। डेफिनेटली इतनी पजीराई मिली है आपको अलविया, और लोगों ने आपके प्रोजेक्ट को पसंद किया, इंटरनेशनल लेवल पे आपको प्रेज किया गया। अब मुझे ये बताइए कि आपके मुस्तकबिल के क्या इरादे हैं, और क्या आप AI और खलाई साइंस को ही मजीद एक्सप्लोर करेंगी या मजीद कहीं और किसी और डोमेन में जाना चाहेंगी? जी बिल्कुल, मेरा यही इंटरेस्ट है और मुझे स्पेसिफिकली प्रॉब्लम है इन स्पेस जो एस्ट्रोनॉट्स बहुत फेस करते हैं, दैट्स
स्पेस फ्लाइट एसोसिएटेड न्यूरो ऑक्यूलर सिंड्रोम। जब आप स्पेस में जाते हैं तो आपकी आईज में ना सर्टेन वाटर प्रेशर होता है। अगर मैं उसको बहुत आसान अल्फाज में बताऊं तो एक सर्टेन प्रेशर होता है कि जो ग्रेविटी की वजह से मेंटेन रहता है जब आप जमीन पे हैं। जैसे ही आप स्पेस में जाते हैं तो आप ग्रेविटी होती नहीं है तो आपका जो आई के फ्लूइड है ना प्रेशर्स वो चेंज हो जाते हैं, तो उसकी वजह से बहुत इश्यूज होते हैं। तो वो मेरा फोकस है, तो मैं उसी में आगे फर्दर भी रिसर्च। बिल्कुल अलविया, आप बड़ा ज़बरदस्त काम कर रही हैं और आपकी जो सोच है वो भी बहुत बड़ी है। देखें ना, यहाँ पे अगर हम देखें तो कुछ लोग नॉर्दर्न एरियाज में जाते हैं तो वो मोशन सिकनेस का शिकार हो जाते हैं। तो आपने तो एस्ट्रोनॉट्स के बारे में सोचा कि उनके साथ क्या बीती होगी जहाँ पे जीरो ग्रेविटी है। लास्टली मैं ये बता दें कि वो जो स्टूडेंट्स आपको सुन रहे हैं, आपसे इंस्पिरेशन ले रहे हैं, उन्हें आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं उनको मैसेज देना चाहूंगी कि स्पेस लोगों को लगता है बहुत हमारे पास अपॉर्चुनिटीज एज अ पाकिस्तानी स्टूडेंट लोगों को लगता है कि बहुत कम है और हम कभी स्पेस रिसर्च कर नहीं सकते। लेकिन आई थिंक वी नीड नाउ टू ब्रेक स्टीरियोटाइप्स के आपको अब सारी अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है, ऑनलाइन है, आपको कुछ पे करने की जरूरत नहीं है। आप नासा ओपन साइंस डेटा रिपोजिटरी के साथ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, फ्री में प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं, आप डीप स्पेस इनिशिएटिव के साथ प्रोजेक्ट्स कर सकते हैं। तो देयर आर लाइक सो मेनी पीपल जिनको बहुत शौक है करने का स्पेस में रिसर्च, लेकिन अब उनको पता नहीं है। तो स्टूडेंट्स के लिए ये पैगाम है कि अपॉर्चुनिटीज हमेशा देखते रहें और हमेशा ट्राई, और हमेशा कभी ये ना सोचा कि मैं ये नहीं कर सकती। हर बंदे में बहुत पोटेंशियल है। अच्छा, वो तो अपॉर्चुनिटीज देखते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप भी उड़न तश्तरी में बैठी हुई हैं। अलविया, स्टूडेंट्स अपॉर्चुनिटी देखते रहे, लेकिन हम देख रहे हैं कि आप भी उड़न तश्तरी में बैठी हुई हैं। तो आपको तो कोई किसी किस्म का मसला तो नहीं दरपेश हो रहा है इस वक्त? अलविया शायद अभी खुद को देख नहीं पा रही। सॉरी, कुड यू प्लीज? ठीक हो गया अलविया, बहुत शुक्रिया अलविया आपका, बहुत शुक्रिया। मजीद आपको जब आप शो देखेंगी तो आपको आइडिया हो जाएगा क्या हमने आपके साथ अभी जो किया है। तो नाज़रीन, अभी वक्त हुआ है एक छोटी सी ब्रेक का। ब्रेक के बाद बहुत सारे सेगमेंट्स, बहुत सारी इंफॉर्मेशन अभी बाकी है आपके लिए, तो आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। प्रोग्राम में अब आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे मैशत की। तो डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम ने तो दुनिया भर की मार्केट्स को हिला कर रख दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से पाकिस्तान समेत 100 से ज़्यादा ममालिक पर इजाफी टैरिफ लगाया गया, जिसके बाद दुनिया भर में एक तशवीश की लहर पाई जा रही है और कसाद बाजारी के खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं। अमरीकी टैरिफ की बात करें तो आपको बताते हैं कि उसके असरात पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे बहुत बुरे तरीके से रूनुमा हुए हैं और मार्केट्स तो बल्कि क्रैश कर गई। कल के रोज तो बिजनेस को रोकना पड़ा। दरमियान में सरमायागारों के अरबों डॉलर तो जनाब लम्हों में डूब गए। यूरोप से लेकर एशिया तक अगर नजर दौड़ाएं और शंघाई से लेकर हांगकांग तक, तो स्टॉक मार्केट्स में रिकॉर्ड मंदी देखने में आई। इसके साथ साथ आपको बताते हैं अमरीकी टैरिफ के असरात पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पर भी पड़ने लगे हैं। गुज़िश्ता रोज़ मार्केट में तारीखी मंदी रिकॉर्ड की गई और तकरीबन 4000 पॉइंट्स की नुमाया गिरावट देखी गई है। डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से न सिर्फ दीगर मुल्कों की मार्केट्स क्रैश की हैं, बल्कि अमरीकी मार्केट को भी 2 दिन में 60 खरब डॉलर्स का नुकसान हो चुका है। आलमी सतह पर ब्लैक डे की गूंज है। तिजारती दुनिया परेशान है। इसके बावजूद अमरीकी सदर अपने मौक़िफ़ पर डटे दिखाई देते हैं और फैसला वापस लेने से साफ इनकारी हैं। कहते हैं कि जब तक चीन के साथ तिजारती खसारा हल नहीं होगा, डील नहीं की जाएगी। जबकि पाकिस्तान समेत 50 से ज़ायद मुल्कों ने टैरिफ पर मुज़ाकरात के लिए अमरीका से अब राब्ते करना शुरू कर दिए हैं और मामलात को तय करने की कोशिश की जा रही है। इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है माहिर मईशत हारून शरीफ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। हारून साहब, बताइएगा कि ट्रंप टैरिफ जिस तरह दुनिया भर में असरात सामने आ रहे हैं, ये महज आर्जी झटका है या ये सूरत हाल एक बड़े बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर सकती है? जी, ये बहरान की सूरत हाल इख्तियार कर रही है और इसमें अब ममालिक जो हैं वो एक रिएक्टिव तरीके से समझ रहे हैं कि जो एक दौर था जिसके अंदर आप ट्रेड लिबरलाइजेशन की बात करते थे, ग्लोबलाइजेशन की बात करते थे, कुछ वैल्यू चेन्स बनाते थे कि जिस मुल्क के पास जो सलाहियत है वो उसका काम करे और दूसरा मुल्क एक खरीदार बन जाता था। तो उसको डोनाल्ड ट्रंप ने चैलेंज कर दिया है और उसको अबेंडन कर दिया सिस्टम को और एक प्रोटेक्शन का सिस्टम बनाया कि जी जितनी मेरे से तजारत आप कर रहे हैं, आप बेचते हैं, उतना ही आप बैलेंस आउट करें, या तो मुझसे खरीदें या आप टैरिफ को कबूल करें।
अब इस सूरत हाल के अंदर मुख्तलिफ ममालिक जिनकी एक्सपोर्ट की डिपेंडेंस अमेरिका पे बहुत है, क्योंकि अमेरिका जो है वो सबसे बड़ी दुनिया की कंज्यूमर मार्केट है जी। वियतनाम है, यूरोपियन यूनियन है, चीन है, किसी हद तक इंडिया है। उनके ऊपर तो उनकी जीडीपी पे जो असरात डायरेक्टली दिखाई दे रहे हैं, उसकी वजह से दुनिया जहान की प्राइवेट इक्विटी और फाइनेंशियल मार्केट्स जो है वो टंबल कर गई हैं। और पाकिस्तान की मार्केट तो वैसे भी छोटी है, कोई एक्सेप्शन नहीं है। तो एक अनसर्टेनिटी का जो एनवायरनमेंट है उसमें इन्वेस्टर पैसा खींच लेता है। अच्छा हारून साहब, आपने बड़ा अच्छा मकासद भी जो हैं ट्रम्प के इस टैरिफ के हवाले से वो भी बताए। बुनियादी वजूहात क्या देख रहे हैं आप ट्रम्प के इस नए टैरिफ के फैसले की? क्या ये सिर्फ चीन के साथ तिजारती जंग का हिस्सा है या फिर कोई वसीतर मौशी हिकमत अमली है, कोई इस तरह का गोल है जो कि अचीव करना चाह रहा है अमेरिका? जी, ये कोई माशी हिकमत अमली नहीं है, ये सियासी हिकमत अमली है। देखिए जो इसके पीछे कोई इकोनॉमिक आर्गुमेंट इस तरह के एक्शन को सपोर्ट नहीं करता। जब भी आप टैरिफ्स लगाते हैं तो ये नहीं होता कि लोग आपके मुल्क में आके फैक्ट्रियां लगाना शुरू कर दें। लोग जो है वो दुनिया की बाकी डाइवर्सिफिकेशन करते हैं, अपने प्रोज एंड कॉन्स देखते हैं। खाली आप देख लें, एप्पल फोन जो है वो 80 से 90% चीन में बनता है। अब वो वहां से बंद करके उसको अमेरिका तो ले जाने से रहे। सो इस वक्त तो ये उन्होंने 3-4 जो काम किए हैं, उसकी वजह एक तो ये है कि उनका पॉपुलिज्म है कि जी अमेरिका के साथ ज्यादती हो रही है तो मैं उसको ठीक कर रहा हूं। दूसरा, वो चीन को टारगेट कर रहे हैं बड़ा क्लियरली, क्योंकि चीन ने उनको एज एन इकोनॉमिक पावर और ए टेक्नोलॉजिकल हब रिप्लेस करना शुरू कर दिया है। तीसरा, वो जो काम बड़ा कर रहे हैं वो अमेरिका को एक नेशनलिस्टिक फील दे रहे हैं कि जी हम बड़े मजबूत हैं और हम पूरी दुनिया को शेक कर सकते हैं। ये पॉपुलिस्ट पॉलिटिकल सिग्नलिंग है, क्योंकि उन्होंने अपने इलेक्शन कैंपेन में भी ऐसी बातें की थी। अब वो देखिए, पहले उन्होंने यूएसएड बंद की, फिर डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन बंद किया, अब उन्होंने टैरिफ की वॉर शुरू कर दी है। तो ही वांट्स टू टेक ऑन रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, अपनी कंज्यूमर मार्केट की पावर को डेमोन्स्ट्रेट करते हुए। अब देखते हैं ये किधर जाता है। बिल्कुल सर, और आप सही कह रहे हैं कि देखना ये कि अब ये मामला चलता कहाँ है और कहाँ तक जाता है। और बिल्कुल साथ साथ हमें ये भी बता दीजिए हारून, अमेरिकी टैरिफ के जवाब में चीन समेत कई मुल्कों ने अमेरिका पर जवाबी टैरिफ लगाया है, जवाब भी दिया है, जवाबी टैरिफ भी लगाया है। इससे अमेरिकी मईशत पर कितना असर पड़ेगा? नेगेटिव होगा, पॉजिटिव होगा या न्यूट्रल होगा? देखिए, अमेरिकी मईशत के ऊपर तो मैं इन्फ्लेशनरी प्रेशर देख रहा हूँ, डिमांड कंप्रेशन देख रहा हूँ। ये होती है कि मसलन एक आदमी जो था, जब आपके ऊपर टैरिफ जो है ये अमेरिकन पब्लिक पे टैक्स है, क्योंकि जो इंपोर्टर है वो पे करेगा और वो उसकी कॉस्ट को पब्लिक को पास ऑन कर देगा। जैसे अगर एक पाकिस्तान की बनी हुई कमीज वहां पर $20 की बिक रही है, तो अब उसके ऊपर एक 30% टैरिफ ऐड होगा और वो कीमत आगे पास ऑन हो जाएगी। अब जब चीजें महंगी होंगी तो लोग, नॉर्मल जो रिएक्शन है, लोग कम चीजें खरीदते हैं। ठीक है। जब वो कम खरीदेंगे तो अमेरिका की इंपोर्ट कम होगी और ये छोटे ममालिक की एक्सपोर्ट भी कम होगी। जब एक्सपोर्ट कम होगी तो ज्यादा इंपैक्ट गरीब और छोटे ममालिक पर आएगा। अमेरिका तो शायद कंजम्पशन थोड़ी कम कर दे, अपना तौर तरीके थोड़े से मैनेज कर ले। अब इसका एक तो इंटरनल सियासी इंपैक्ट वहां आएगा, बट आई एम वरीड ऑन इकोनॉमीज जिनकी 30-30, 40-40% एक्सपोर्ट सिर्फ अमेरिका में है। पाकिस्तान की 15% है। अच्छा हारून साहब, पाकिस्तान की आपने बात की, सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट हमारी अमेरिका के लिए है। पाकिस्तान पर टैरिफ बढ़कर 29% कर दिया गया है। अमरीकी टैरिफ का बराह रास्त पाकिस्तानी मईशत पर कैसे असर पड़ेगा, जरा ये समझाइएगा हमारी ऑडियंस को। क्या हमारी बरामदात मुतासर होंगी और दरामदात महंगी होंगी? किस तरह से ये काम करेगा? जी देखिए, उनकी तो टैरिफ की, उनकी तो ये टैरिफ एक्चुअली नहीं है, ये तो ट्रेड डेफिसिट का जो उनका बैलेंस है उसको ठीक करने के लिए उन्होंने एक टैक्स लगा दिया जो कि टैरिफ है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट जो है तकरीबन $5.5 अरब है अमेरिका में, जिसमें से को 3 से $3.5 अरब टेक्सटाइल की है। अब पाकिस्तान की ये जो एक्सपोर्ट से जब हमारी मसनूआत अमेरिका में महंगी होंगी, एक तो अभी जो इंपोर्टर हैं वो ऑर्डर्स रोकेंगे, सूरत हाल को इवेल्युएट करेंगे, तो एक डिसरप्शन आ जाएगी। डिसरप्शन और जो हमारे लोग हैं जिन्होंने अपनी मसनूआत को तैयार किया हुआ है, उनका स्टॉक पड़ा रह जाएगा।
अनलेस के वो कोई ऑल्टरनेट मार्केट्स को ढूंढे। नाउ अमेरिका में जो मैं एस्टिमेट्स पढ़ रहा हूं कि $500 मिलियन से कोई $1 अरब तक पाकिस्तान की एक्सपोर्ट अमेरिका में गिर सकती है अगर ये सिचुएशन प्रिवेल करती है। नाउ अमेरिका के लिए $5 अरब कोई बहुत बड़ी इंपोर्ट नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के लिए $5 अरब एक बहुत बड़ी एक्सपोर्ट है। तो पाकिस्तान को इसलिए एक तो शॉर्ट टर्म में उनके साथ कुछ और ममालिक को मिला के, ताकि हमारा वेट बढ़े, उनसे निगोशिएट करना है कि हम छोटे मुल्क हैं, आप हमें अभी इस पे ऊपर इतना प्रेशराइज ना करें। लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी बनती है मीडियम टर्म में, इमीडिएटली नहीं। वो अपॉर्चुनिटी ये बनती है कि ये टैरिफ अक्रॉस द बोर्ड पूरी दुनिया पे है, खाली पाकिस्तान पे नहीं है। तो जो हमारे कंपेटिटर्स हैं उनकी एक्सपोर्ट जो घटेगी, तो शायद कुछ हमारी, अगर हम ऐसी प्रोडक्ट्स बना पाए जो compete करें, तो उसकी हमारी एक्सपोर्ट इवेंचुअली बढ़ भी सकती है। और जो कमोडिटी प्राइसेस वगैरह भी गिर रही हैं, जिससे हमारी जो इंपोर्ट बिल शायद अगले 5-6 माह के लिए कमी की तरफ इंडिकेशन। अच्छा हारून साहब, आपने डिमांड कंप्रेशन की बात की कुछ देर पहले। अगर हम खतरे की बात करें प्रिसाइजली, तो मुझे बताइएगा कि हम देखते हैं कि ट्रम्प टैरिफ से पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 4000 पॉइंट्स की गिरावट देखी गई है। तो आपको लगता है कि ये वक्ती तौर पर है या ये एक तवील मुद्दती खतरा हो सकता है और ये आगाज हो सकता है उस खतरे का? जी, ये वक्ती बिल्कुल नहीं है, डैमेज हो चुका है। अच्छा। और अब लोग उस पे एडजस्ट कर रहे हैं। डोनाल्ड ट्रंप इसको रिवर्स नहीं करेंगे अनलेस एंड अनटिल कि उनको सीरियस पॉलिटिकल थ्रेट इंटरनली आए। वो अभी शॉर्ट टर्म में दिखाई नहीं देता है। ये किसी भी चीज को डिसरप्ट करना बहुत आसान होता है, डैमेज को कंट्रोल करना में बेतहा साल लग जाते हैं। तो डैमेज तो हो चुका है। देखिए, एक ट्रस्ट टूट गया है, एक ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेडिंग जो है उसको चैलेंज कर दिया गया है। WTO के तहत जो टैरिफ मुतय्यन होते थे उसको डिसबैंड कर दिया गया है। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स है, तो इसका इम्पैक्ट तो आएगा। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट पे मैं ज्यादा वरीड नहीं हूं, क्योंकि मार्केट का बेस छोटा है, ट्रेडिंग पे बेस्ड है, कोई नए इतने इश्यूज नहीं है, और मार्केट की पेनिट्रेशन सिर्फ 2-3 शहरों में है। इसका मईशत से डायरेक्टली ताल्लुक नहीं है। हाँ, जो लोग मार्केट के अंदर फॉरेन इन्वेस्टर पैसा डाल रहे थे या जिनकी सिग्निफिकेंट थी, वो टेम्परेरी पैसे को होल्ड करेंगे, खींचेंगे, देखेंगे क्या बनता है। तो हमारी मार्केट जो है, मेरे हिसाब से अगर कुछ और भी नीचे चली जाए, ये क्रैश नहीं करेगी, लेकिन लॉसेस में जा सकती है। लोगों की इन्वेस्टमेंट्स जो है उसको सिग्निफिकेंट शॉक लगने की चांस। ठीक है हारून साहब, आप हमारी रहनुमाई कर रहे थे मईशत के हवाले से और डिमांड कंप्रेशन के हवाले से, इन्फ्लेशन के हवाले से, और ये जो अभी टैरिफ लगे हैं उसके हवाले से। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत ही बेहतरीन लगा आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें सीखने का मौका। नाजरीन, अभी आगे चलते हैं, प्रोग्राम में बात करते हैं एक अहम इक़दामात की, जो कि वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ ने सूबे में पहली मरतबा टैलेंट हंट प्रोग्राम शुरू करने का फ़ैसला किया। इस प्रोग्राम का मकसद नौजवान खिलाड़ियों को अपने टैलेंट के इजहार के भरपूर मौका फराहम करना है, जिसमें ख़वातीन खिलाड़ियों को भी मसावी मौके दिए जाएंगे। वज़ीर आला ने स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट को माली खुद मुख्तारी की राह पर गामजन करने के लिए ज़रूरी इक़दामात करने का हुक्म दे दिया है। इसी हवाले से मज़ीद जान लेते हैं, स्पोर्ट्स रिपोर्टर हादिया फयाज ने हमें ज्वाइन किया है। हादिया, वज़ीर आला पंजाब की जानिब से टैलेंट हंट प्रोग्राम का आगाज़ किया गया है, इसके हवाले से ज़रा हमें डिटेल्स जो हैं आपके पास वो शेयर करें, और ये भी बताएं कि इस प्रोग्राम में कितनी कैटेगरीज हैं। को बिलाशुबा पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं है, लेकिन लग ऐसा रहा है कि उस टैलेंट को परखने वाले लोग काफ़ी ज़्यादा कम हो गए हैं पाकिस्तान में। लेकिन इसी वजह से अब जो वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ है, उन्होंने एक नया टैलेंट हंट प्रोग्राम मुतारिफ करवाने का फ़ैसला किया है। टैलेंट हंट प्रोग्राम भी होगा और इंटर्नशिप प्रोग्राम भी होगा, जिसमें जो नौजवान खिलाड़ी हैं उनको मौके दिए जाएंगे, मैचेस दिए जाएंगे, गेम्स उनको दी जाएंगी कि वो यहाँ पे आके मैचेस खेलें, अपने टैलेंट का शोकेस करें, क्योंकि पाकिस्तान में टैलेंट बहुत ज़्यादा है। हर गेम में, हर स्पोर्ट में पाकिस्तान में टैलेंट बहुत है, लेकिन उनको मौके बहुत कम दिए जाते हैं। तो उसी के लिए जो CM पंजाब मरियम नवाज़ हैं,
उन्होंने ये फैसला लिया है। और जो स्पोर्ट्स बोर्ड के डिपार्टमेंट्स हैं उनको भी यही माली और ख़ुद मुख्तारी के राह पर गामजन करने के लिए ये प्लान तलब किया गया है। और उनको यही कहा गया है कि उनके डिपार्टमेंट्स में भी कोई सैलरीज़ की और कोई पैसों का इशू नहीं होगा, लेकिन फोकस सिर्फ होना चाहिए जो आने वाली नौजवान नस्ल है जिनको स्पोर्ट्स की तरफ लेकर आना है, क्योंकि ग्रास रूट लेवल पे काम किया जाएगा तो ही जो नया टैलेंट है वो सामने आ सकता है। तो ये प्लान अब मुतारिफ करवाया जाएगा, जिसके बाद जो टैलेंट है वो सामने आएगा, उनको मौके भी दिए जाएंगे, ग्राउंड्स भी दिए जाएंगी, फैसिलिटीज़ भी दी जाएंगी। तो उसके बाद जो टैलेंट है, नौजवान खिलाड़ी हैं, वो डोमेस्टिक लेवल पे तो पाकिस्तान का नाम रोशन करते ही करते हैं, तो उसके बाद अब वो आलमी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकेंगे। जी बिल्कुल ठीक, बहुत शुक्रिया फयाज। और बड़ा अच्छा ये इनिशिएटिव है वज़ीर आला की जानिब से, और यकीनन इससे अरशद नदीम की तरह और से बहुत से जो टैलेंटेड नौजवान हैं वो सामने आएंगे, और ना सिर्फ कौमी सतह पर बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। लेकिन मसला ये कि जब ये टैलेंट सामने आ जाए तो फिर आपने उनको पूरी तरह फैसिलिटेट करना है, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स हैं आप उनको पूरा करेंगे तो फिर आप उनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो ओलंपिक में अच्छा परफॉर्म करें, इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में वो पाकिस्तान के लिए कुछ मेडल्स हासिल कर सकें। इसके साथ ही प्रोग्राम में वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद दोबारा मुलाकात होगी। देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। वेलकम बैक टू सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, रिश्ता, मोहब्बत और एतमाद ये वो बुनियादी सतून हैं जिन पर हर मजबूत रिश्ता कायम होता है, मगर जब इन रिश्तों पर शक का साया पड़ता है तो ये सतून हिल जाते हैं, क्योंकि शक एक ऐसा जज्बाती अमल है जो अज़दवाजी ताल्लुकात, दोस्ती, वालिदैन, बच्चों और बहन भाइयों के भी रिश्ते में दरार पैदा कर देता है। ये सिर्फ एक ख्याल और एहसास नहीं, बल्कि कभी कभार ये रिश्तों के ताने बाने भी तोड़ देता है और कभी कभार ये ताल्लुकात की जड़ों को कमज़ोर कर देता है। लेकिन सवाल यहाँ पर यह कि रिश्तों में शक की वजूहात क्या हैं, और क्या ये सिर्फ एक जज्बाती कैफियत है या फिर किसी ज़हनी बीमारी की अलामत है? क्या शक पर काबू पाया जा सकता है? क्या थेरेपी के ज़रिए शक को हमेशा के लिए ख़त्म किया जा सकता है? इसी मौजू पर बात करने के लिए हमें स्टूडियोज़ में ज्वाइन किया हमारे नफ्सियात डॉक्टर काशिफ फराज साहब। डॉक्टर साहब, वेलकम टू सुनो पाकिस्तान। जी, थैंक यू वेरी मच। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हमें ये बताएं कि रिश्तों में शक पैदा होने की बुनियादी वजूहात क्या हैं, और आगे चलकर यही शक रिश्तों के लिए ज़हर कातिल किस तरह से साबित होता है? जी, बहुत अच्छी बात। रिश्तों पर आने से पहले देखना पड़ेगा शक है क्या। शक के बारे में साइकोलॉजी कहती है कि शक दिमाग का एंटीवायरस है। ये जदीद जनरेशन को समझाने के लिए कि जैसे अपने मोबाइल टैब में या अपने लैपटॉप में ये एंटीवायरस चलाते हैं, लेकिन वही एंटीवायरस अगर पूरे सिस्टम के ऊपर काबू पा ले तो फिर आपका सिस्टम या तो बंद हो जाता है या स्लो हो जाता है। बिल्कुल ठीक। तो ये भी ऐसा एंटीवायरस है कि उस वक्त तक तो बहुत अच्छा है जब तक ये पॉजिटिवली काम करता रहे। जो ही ये ओवरकम करता है आपकी पर्सनैलिटी को, प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को, तो ये एक्चुअली एक ऐसा अलार्म है, सिग्नल है कि अगर आप इस अलार्म को पॉजिटिवली नहीं लेंगे तो ये इतना बजता रहेगा कि आपकी साइकोलॉजिकल, आपकी सोशल, आपकी इमोशनल, आपकी जो फिजिकल और आपकी जो स्पिरिचुअल हेल्थ है, पांचों हेल्थ को तबाह करके रख देगा। तो इस वायरस को संभालना ही सबसे बड़ा काम है। अभी जैसे आपने क्वेश्चन, ये आपने बड़ा एक तो मिसाल आपने बड़ी अच्छी दी है, मैं ये जरूर यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा, और फिर आपने बड़ा अहम नुक्ता इसमें किया है कि खाली रिश्ते नहीं, जी जी स्पिरिचुअली भी, जी स्पिरिचुअली भी। इसलिए कि देखिए अल्लाह पे शक, अल्लाह कुरान में कहता है ना, वसवसे डालने वाले, कुल औज़ु बिरब्बिन नास मालिक इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल, जो दिलों में शर डालते हैं, वसवसे डालते हैं। फिर अल्लाह ताला सूरह बकरा में आयत 2 और 5 में कहता है ला रैब, इसमें कोई शक नहीं है। फिर अल्लाह सूरह हुजरात में कहता है जाके आयत नंबर 6 में। तो कुरान मजीद में 15 से 20 जगह डायरेक्ट शक का लफ्ज़ है, 50 से 60 जगह उसकी बकायदा यानी उसके मीनिंग या उसकी कैनोटेशन ऑफ द वर्ड है। तो अल्लाह पे शक, ये भी तो रूहानियत है। अल्लाह के नबी के लाए हुए इखलाक के ऊपर, सीरत के ऊपर शक, तो रूहानी भी उसके अंदर पहलू आ जाए, इसलिए मैंने उसका जिक्र किया। जो आपका पर्टिकुलर क्वेश्चन था कि रिश्तों के अंदर शक, देखिए ये वही है कि अगर आप एक निज़ाम है रिश्ते का, उसके अंदर एंटीवायरस ज़्यादा चलाना शुरू कर देंगे, हर बात पे शक करेंगे, तो रिश्ता तो खड़ा ही एतमाद के ऊपर होता है। मौलाना रूमी कहते हैं कि शक एतमाद का अपोजिट है। तो जो ही आपने शक किया तो एक्चुअली आपने एतमाद को ठेस पहुंचाई। रिश्ते तो एतमाद के ऊपर खड़े होते हैं, चंद बोल के ऊपर तो नहीं खड़े होते कि आपने एक पेपर के ऊपर लिख दिया कि ये मेरी बीवी है तो वो आपका रिश्ता हो गया। उसके अंदर जो मेन चीज़ है वो तो एतमाद है। मौलाना रूमी से किसी ने पूछा, मौलाना रूमी से उसने कहा क्या दरिया का पानी मेरी प्यास बुझा देगा? मौलाना रूमी ने कहा प्यास पानी नहीं बुझाता, एतमाद बुझाता है। तो रिश्ता तो एतमाद पे खड़ा है, उसकी प्यास तो तब बुझेगी अगर आप शक को छोड़ के एतमाद करेंगे रिश्ते के ऊपर। सही। अच्छा डॉक्टर साहब, अमूमन एक सिचुएशन की अभी हम बात करते हैं, अमूमन हमने देखा है कि जो लोग शक करते हैं ना,
उनको खुद नहीं पता होता कि वो कितना टॉक्सिक एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने प्यारों के लिए। मन ही मन में वो उनसे प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन वो जो शक का एनवायरनमेंट क्रिएट कर रहे होते हैं, बात बात पे टोक रहे होते हैं, टॉक्सिसिटी क्रिएट कर रहे होते हैं, नेगेटिव इम्पैक्ट बच्चों पर, अपनी बीवी पे कहीं ना कहीं, या बीवी अपने हस्बैंड पे कर रही होती है, तो उस आदमी को नहीं पता होता वो क्या कर रहा है। तो किस तरह हम, और जब आप उनको पिन पॉइंट करो तो भी खतरा है, रिश्ता तब भी खतरे में है। तो कैसे इस कंडीशन को हम कर सकते हैं? बिल्कुल आपकी बात ठीक है। पहली बात तो इसको दो जगहों पे तकसीम कर लेते हैं। पूरी वर्ल्ड में जहाँ जहाँ आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे, सस्पिशियस कहें, डाउट कहें, इसको जो भी कहें, इसके ऊपर दो दुनिया की बड़ी किताबें हैं। एक इमाम गजाली की किताब है शक से यकीन तक का सफ़र, एक डॉक्टर अलेक्जेंडर की किताब है। डॉक्टर अलेक्जेंडर ने जो बात की, जो अभी आपने फरमाई है कि टॉक्सिक, वो कहता है जिस इंसान के अंदर जितनी कमी होती है उस कमी का अपोजिट करने के लिए वो उतना ही शक करता है। यानी जो मैं शक कर रहा होता हूँ बेसिकली मेरे अपने अंदर की डेफिशिएंसी है, मेरे अंदर के इश्यूज है, मेरे अंदर के प्रॉब्लम है, जिसे मैं खुद पे तो नहीं तारीख करना चाहता या मानना चाहता, वो मैं आप पे डाल दूंगा कि क्योंकि मेरे अंदर एक खौफ और गम है, लिहाजा आपके अंदर भी होगा। सो जो टॉक्सिसिटी होती है वो अपने ही हम एक्चुअली फैला रहे होते हैं। अब आपने जैसे कहा कि जैसे पॉइंट आउट करें, देखिए ऐसे ही है ना, जैसे मैं अपनी कमी खुद को बताना नहीं चाह रहा, आप मुझे मेरी कमी बता रहे हैं। जब मैं खुद से ही मुखलस नहीं हूँ तो आपकी बात मुझे क्यों अच्छी लगेगी, मैं क्यों पॉजिटिवली लूंगा उसको, मैं तो उसको और नेगेटिव कि मैं सोचूंगा इसको पता चल गया मेरी कमी का। कमी छुपाने के लिए तो मैं शक कर रहा था, यानी मैं अपने डेफिशिएंसी को हाइड करने के लिए तो आप पे शक कर रहा हूँ, आपके रिश्ते पे शक कर रहा हूँ। अब जब आपने ही पॉइंट आउट कर दिया तो मैं सोचूंगा मेरी टॉक्सिसिटी का, मेरी कमी का, मेरी डेफिशिएंसी को पता चल गया, तो अब तो मैं बिल्कुल ही ओपन हो गया हूँ, तो मैं उस शख्स को कभी पसंद। इसी वजह से जो ही आप उसे ठीक करने की कोशिश करेंगे, इसमें एक नफ्सियाती पहलू भी है। जितनी भी नफ्सियाती बीमारियां शक की वजह से हैं, जिसको हम पैरानोया कहते हैं, ओसीडी, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर कहते हैं, इनमें जब आप क्लाइंट को अपने क्लिनिक में कहते हैं ना कि ये वहम है आपका, तो वो डॉक्टर बदल लेते हैं। वो कहते हैं इनको तो पता चल गया कि मुझे इशू ही कोई नहीं, क्योंकि पता उनको भी होता है कि इशू कोई नहीं, मगर उन्होंने कहीं ना कहीं क्रिएट किया होता है। तो हम भी एक वैक्यूम क्रिएट करते हैं सो दैट उसे ओवरकम कोई ना करे, हमें बताए ना। और एक शक करने वाला शख्स उस वक्त बड़ा ही खुश होता है जब उसके शक को आप यकीन समझ लें। उसके लिए हैप्पीनेस की इंतहा होती है। मतलब हमारे पास पेशेंट आते हैं क्लिनिक में, जब वो हमें कहते हैं कि मुझे एक रोज़ाना सुबह आकर कुछ जगाता है और वो जगाने वाली बड़ी खूबसूरत लड़की है, और हम उससे कहेंगे अच्छा, तो वो बहुत इंजॉय करता है। अगर जब हम कहते हैं नहीं ये आपका वहम है, वो कहता है डॉक्टर साहब नहीं आपको नहीं समझ आनी मेरी बात। तो शक को वो मनवाना भी चाहते हैं। डॉक्टर साहब तो ये बताएं कि ये फिर नफ्सियाती मसला है, कोई ज़हनी बीमारी है, और जिस तरह से आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि फिर एक आम शख्स किस तरह ये अंदाज़ा लगा सकता है कि ये जो एंटीवायरस है इसने मेरे पूरे सिस्टम को हैक कर लिया। बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। देखिए जैसे मैंने कहा कि दो किस्में, एक है हेल्दी डाउट जो साइंस में और तहकीक में ज़रूरी है। अगर वो नहीं हम करेंगे तो हम तो साइंटिफिक इजादात ही नहीं कर सकते, मैं कोई थ्योरी ही नहीं कायम कर सकता, मैं कोई ऐसी चीज नहीं लेके आ सकता सामने, दरियाफ्त नहीं कर सकता जिसमें मैं शक न करूं। ये बहुत हेल्दी है, इसकी जरूरत है। एक है डिस्ट्रक्टिव, जिसकी तरफ आपने इशारा किया। डिस्ट्रक्टिव जो है वो वाकईतन आपकी बात ठीक है, एक नफ्सियाती बीमारी है, समाजी बीमारी है, रूहानी बीमारी है, जिस्मानी और जहनी बीमारी है, नफ्सियाती बीमारी, पांचों तरह की ये बीमारी है। अब देखना ये होता है कि जो शक करने वाला है वो इन पांचों में फॉल कहाँ पर करता है। हम एज ए हमारे नफ्सियात कहते हैं कि इन पांचों की जड़ें नफ्सियात के अंदर हैं। कहीं बचपन में आपके साथ कुछ ऐसे वाक़यात हुए, माजी के इससे बहुत गहरा ताल्लुक है, कहीं ना कहीं आप ऐसे परेशान हुए, कहीं ना कहीं ऐसे दुख मिले, कहीं ना कहीं ऐसी आपको एनवायरनमेंट या माहौल मिला, महरूमियाँ हैं आपकी, मसाइल हैं आपके, भूख है आपकी, गुर्बत है आपकी, अच्छा सलूक ना होना आपका, रिश्तेदारों के साथ आपको रिजेक्शन मिलना, कहीं फादर रिजेक्टिव बिहेवियर, मदर एक्सेप्टिंग बिहेवियर, ये भी होता है। माएँ बहुत ज़्यादा प्रोटेक्ट करती हैं, बाप बहुत ज़्यादा रिपेल करते हैं। अपोजिट भी हो रहा है, पैराडाइम शिफ्ट भी आ रहा है, आजकल बाप बहुत अटैच है, माएँ बहुत दूर रखती हैं। तो ये सारी चीज़ें मिलकर एक शख्स के अंदर शक की फ़िज़ा पैदा करती हैं। उस वक्त आपकी बात ठीक है, जब इस तरह का माहौल हो और वाकई उसको नफ्सियाती हेल्प चाहिए हो, तो वहाँ माहिर नफ्सियात की मदद की बहुत ज़रूरत होती है। अब माहिर नफ्सियात क्या करेगा, वो कभी भी उसको फौरी तौर पे शक को ख़त्म नहीं करेगा, उसे डिल्यूट करने की कोशिश करेगा। अगर मैं कोशिश करूं कि आपका शक ख़त्म करने बैठा हूं तो मैं आपको कभी ठीक नहीं कर सकता। मैंने आपके अंदर से शक पैदा हुआ है। डॉक्टर वर्नन कॉलमैन एक बड़ी प्यारी बात करते हैं, वो कहते हैं अगर मेरा दिमाग मुझे शक्की कर सकता है तो मेरा ही दिमाग मुझे ठीक भी कर सकता है। तो एक्चुअली मैंने सीबीटी में क्या करना है, सीबीटी एक थेरेपी होती है, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी। उसमें मैंने क्या करना है कि आपको
जिस तरह की फिजा में शक कर रहे हैं उससे अपोजिट फिजा देनी है ताकि आप शक दूर कर सकें। फैसला आपने करना है, मैंने नहीं करना। तो वो आप थेरेपी उसकी करें, काउंसलिंग करें, मेडिटेशन करें, टैपिंग करवाएं, अरोमा थेरेपी, ये कई तरीके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर ये मसला जो है डाइल्यूट हुआ वक्ती तौर पर और फिर दूसरी सिचुएशन के अंदर दोबारा कॉन्सेंट्रेटेड हो गया, तो उस सूरत हाल में क्या हिकमतें हमने होनी चाहिए? आपकी बहुत अच्छा ये भी क्वेश्चन इस लिहाज से कि जब हम उन पेशेंट को ठीक करके भेजते हैं तो महीने 2 महीने बाद दोबारा वो आ जाते हैं, उसे हम रेजिडुअल टाइप कहते हैं। उसका प्रॉब्लम ये होता है कि दोबारा वही इन्वायरमेंट वो ऑप्ट कर लेता है जिस इन्वायरमेंट की वजह से वो वायरस को चिमटा होता है। तो इसलिए हम जब उसको ठीक करके भेजते हैं उसे एक बात कहते हैं कि अपनी इन्वायरमेंट बदलो। एक बहुत खूबसूरत इटली की रिसर्च है, दैट इज कॉल्ड मिरर न्यूरॉन। मिरर न्यूरॉन ये कहते हैं कि आप जो सोच रहे होंगे और जो कर रहे होंगे वो बिना सोचे और किए मुझ पर असरअंदाज हो जाएगा, मेरे मिरर न्यूरॉन। यानी कि मैं किसी को करते देखकर भी उस तरह का सोचना और करना शुरू कर दूंगा, चाहे नजर साथ ये बीत रही है तो मेरे साथ भी, जिसको एम्पैथी कहते हैं। डॉक्टर साहब, अब इसी पे ये सवाल यहाँ पैदा होता है कि जरा हमें ये भी बता दें, बल्कि सवाल नहीं, आपका एक्सपीरियंस, हम जो आपके जो माशाल्लाह करियर के दौरान आपने कोई इस तरह के एक्सपीरियंस शेयर करें कि महज मामूली से शक की बिना पर आपने कोई बहुत बड़े नुकसान होते हुए देखे हो? क्योंकि लोग इनसे सीखते हैं इस तरह की स्टोरी। सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो इस वक्त हमारे पास आ रहा है वो आ रहा है मियाँ बीवी के दरमियान शक और बच्चों और पेरेंट्स के दरमियान शक, बहन भाइयों के दरमियान शक, उस्ताद और शागिर्द के रिश्ते जो कि बहुत ही मुअज़्ज़ज़ रिश्ता था। बच्चियाँ आती हैं, टीचर आते हैं, टीचर आकर कहते हैं जी फलां बच्ची जो है वो मुझे इस तरह से मैसेज कर रही है, वो सारा शक होता है, वो ख्याल होता है उनका, सिर्फ वहम होता है उनका। बच्चियां भी कह रही थी हमारे टीचर जो है वो हमें नंबर देने के लिए ये कह रहे हैं। जब हम उसकी थोड़ी सी गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि सारा शक है। जो आपने मिसाल दी, ऐसी ख़वातीन आकर कहती हैं कि जी मेरा हस्बैंड जो है वो पहले अच्छे कपड़े नहीं पहनता था, परफ्यूम नहीं लगाता था, हंसता नहीं था, अब जी वो चेंज हो गया है। अगर उसने खुद को बदल लिया तो ये भी नुकसान है। तो ये भी नुकसान है। अच्छा, जब हस्बैंड से हम बात करते हैं क्योंकि हम फैमिली थेरेपी, तो वो कहता है कि सर मैं अब जाता हूँ किसी जगह काम पे, मेरा काम बड़ा है तो मैंने देखा मुझे अच्छा लिबास पहनना है, अच्छे लोगों से मिलना है, पहले मेरा बिजनेस इतना नहीं था, अब मेरा बिजनेस है, मल्टीनेशनल कंपनी, तो सर मैंने चेंज किया। ये कहती है नहीं वो दफ्तर में है। सर उसकी वजह से बाकायदा डिवोर्स होने के बाद हमारे पास लोग आए। जब हमने उनसे कहा कि आपने डिवोर्स देने से पहले क्यों नहीं हमसे बात की, उन्होंने कहा डिवोर्स देने के बाद एहसास हुआ हमें कि हम तो बहुत गलत फैसला। वो शुक्रिया है कि 3 माह से पहले वो आ गए और उसको रुजू करने गुस्से में, जज्बाती सूरत हाल में वो चीज आपने कर दी। यहाँ तक भी हुआ, आप हैरान होंगे जो आपने कहा छोटी सी बात, इस बात के ऊपर बीवी को डिवोर्स दे दी कि शादी में तुम मेरे कजन से हंसकर बात कर रही थी। ओह माय गॉड। अच्छा, उसने कहा मैं सबसे हंसकर बात कर, उसने कहा सबका मसला नहीं, उस कजन का इसलिए मसला कि जब मेरा रिश्ता तुम्हारे घर आया था तो इसका रिश्ता भी आया था, तुम उससे हंस के बातें कर रही हो। तो वो जब उसको डिवोर्स दी तो वो खातून नफ्सियाती मरीज हो गई। वो आई और उसने कहा सर मेरे 2 बच्चे हैं, इसमें से मेरा कोई तल्लुक नहीं उसके साथ था। मैंने कहा अब मुझे बताइए कि आपने डिवोर्स ले लिया, अब आप आई हैं, अब उसको ठीक कर। उसने कहा सर मुझे ये इशू नहीं है कि वो मेरा हस्बैंड नहीं रहा, मुझे इशू ये है कि उसका शक खत्म होना चाहिए। उसने इस इल्जाम पे मुझे क्यों छोड़ा। तो ये देखिए कितनी छोटी छोटी सी बातें। बच्चे आते हैं और बच्चियां आती हैं और आकर पता क्या कहते हैं, जी हमें शक है हमारे पेरेंट्स हमसे प्यार नहीं करते, मेरे फलां बहन भाई से बहुत करते हैं। अब होता क्या है, वो बहन भाई हो सकता है कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई एंकर हो, कोई मशहूर, एक बच्चा जो है वो नहीं, तो वालिदैन का एक नेचुरल इंक्लिनेशन होता है। डॉक्टर साहब, ये जो भी आपने बात की ना बच्चों और वालिदैन के दरमियान भी शक पाया जाता है, डेफिनेटली ये बड़ी नई बात है और बहुत ही पेचीदा भी है, दुख भरी बात भी है। मियाँ बीवी का तो चलो समझ आता है कब से चला आ रहा है, लेकिन ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा जो आपने हमें कॉन्सेप्ट दिया, नफ्सियाती बीमारी को एक्सप्लेन किया, साथ ही साथ जहनी बीमारी भी हमारे साथ डिस्कस की कि किस तरह ये डाइल्यूट होती है और कैसे कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में आती है। तो इसके अलावा किसी न किसी तरह मुब्तला हैं, किसी न किसी स्टेज पे हैं, तो माहिर नफ्सियात से आप राब्ता करें, क्योंकि ये महज एक छोटे से शक की बिना पर जिस तरह से हमने डॉक्टर साहब से जानने की कोशिश की कि कौन से एग्जांपल्स हैं, तो बड़े-बड़े घर तबाह हो जाते हैं। अभी लेते हैं छोटी सी ब्रेक, आपने कहीं नहीं जाना, देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। नाज़रीन, गर्मी की आमद का सुन के जहाँ पर थोड़ा सा दिल घबराता है, लोग थोड़े से परेशान होते हैं, तासुरात उनके थोड़े से बदलते हैं, लेकिन इस गर्मी के अंदर एक फल ऐसा है जिसका बड़ा बेसब्री से इंतजार हो रहा होता है और वो है तरबूज, जो कि गर्मी का बड़ा ज़बरदस्त तोड़ है, उसका बड़ा अच्छा मुकाबला करता है। और इससे क्या कुछ बनाया जा सकता है और इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, आज हम इसकी अफादियत पर बात करते हैं। तो आइए किचन में चलते हैं, नईमा आपा हमारे साथ मौजूद हैं और देखते हैं कि वो तरबूज से रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हमारे लिए आज प्रिपेयर कर रही हैं। चले आइए देखिए।
और इसके साथ साथ नाजरीन आपको ये भी बताते हैं, ये जो तरबूज है इसमें विटामिन सी, विटामिन ए, मैग्नीशियम और कैल्शियम भी मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम पापा, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? ठीक है, जबरदस्त। आज तो आपने किचन में फुल टाइम कलर्स बिखेरे हुए। ये देखो ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए इस दुनिया में ये कलर्स उतारे हुए हैं ना, तो हम इनसे दूर हो रहे हैं क्योंकि ये चीजें ऐसी हैं कि देखिए सारे मौसम अच्छे हैं, सारे मौसम की सारी सब्जियां, सारे फल अच्छे हैं और सारे के सारे ही अपनी लाइफ में हमें लेके आने चाहिए, सारे इस्तेमाल करने चाहिए। तो अब इसका मौसम आ गया, जिस तरह पहले उज़ैर ने कहा है कि गर्मियों का तोड़ आ गया, ये वाकई ही गर्मियों का तोड़। अच्छा, ये तो तोड़ है, ये छिलके क्यों तोड़े हुए हैं आपने? ये तोड़ के लग रखे हुए हैं। ये जो मैं बताऊंगी ना, फिर आप लोग हैरान हो जाएंगे, ये किसका तोड़ है? अच्छा, ये छाइयों का तोड़ है। ना करें जी, ये छाइयों का जो कि गर्मियों में बहुत ज्यादा हो जाती है आपकी स्किन पर। जो स्किन टैन हो जाती है, जो डबल टोन हो जाती है स्किन हमारी, जो हम बाहर से आते हैं तो फिर एकदम से होता है ना कि हीट स्ट्रोक हो, सॉरी स्किन खराब हो जाती है, सन टैन हो जाता है। तो आपने करना क्या है, सिंपल, छिलके जो हैं इसको थोड़ी देर फ्रिज में रखें, या छिलके नहीं भी रखने, जैसे तरबूज काटा है, छिलके आप लोगों ने इस तरीके से फौरन से मसाज बनाया स्क्रब। ये मैंने पिछले साल बताया था अपनी फैमिली में, वो कह रहे छिलके तो जाया होते ही नहीं ना हमारे, छिलके तो फौरन मुंह पे लगते हैं, एकदम से इंस्टेंट ग्लो आएगा। अच्छा, इसकी आज हमने जो रेमेडीज बतानी ना, उसके अंदर मैं इसको इस्तेमाल करूँ, ये फर्स्ट कर दिया मैंने। अच्छा, अब हम बात करेंगे तरबूज पे। तरबूज देखें, ये फुल ऑफ क्या कहते हैं इसको, पानी से भरा हुआ है, 90% से ज्यादा इसके अंदर पानी है और ये हाइड्रेट करता है हमें। सबसे बड़ा सोर्स है ये, जिस तरह कुकम्बर है, खरबूजा है, ये तरबूज है, ये क्योंकि मीठा भी होता है, मजेदार भी होता है। फिर इसके अंदर जो 4 मगज का आपने सुना होगा ना, 4 मगज में से एक मगज अल्लाह ताला ने इसके अंदर रख दिया। इसके मगज, ये जो बीज है फिलहाल, ये तरबूज का मगज है और मगज के अंदर मगज रखा हुआ है। ये मगज हमें खाना चाहिए। हाँ जी, ये इसके अंदर बहुत सारे लोग जो बीज अलग कर देते हैं। आज मैं आप लोगों को देखना बीज खिलाऊंगी एक नए फ्लेवर के साथ। अच्छा, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल। जो लोग नहीं खाते, वैसे तो कोई भी ऐसा नहीं जो तरबूज ना खाता हो, लेट्स से, फिर भी मेरे देखने में 1-2 केस ऐसे आए, कई बच्चे नहीं पसंद करते, कोई नखरे करते, बीज निकाल दें, ठीक है, हमने ये नहीं खाना, वो वाला हिस्सा दे जो बिल्कुल अंदर का एक छोटा सा मगज है, वो निकाल के दे। नहीं, आजकल कोई नखरे नहीं चलेंगे। अब देखिए आप लोगों के लिए मैं ये करके लेके आई हूं। नहीं, आगे आप कोई नखरे नहीं चलेंगे, नखरे नहीं चलेंगे। हाँ जी, सब खाना पड़ेगा, सब खाना पड़ेगा। किसी तरह आपका टेस्ट डेवलप कर देंगे, चाहे खिला के करें या पिला के करें। और आप बताएंगे हर चीज में अफादियत है, ये हर चीज में अफादियत है। साथ में हम इसके डालेंगे इसका फ्लेवर करने के लिए और स्किन को और हाइड्रेट करने के लिए। बड़ी जबरदस्त चीज। हाँ जी, पुदीना, क्या बात है। हाँ, पुदीना, ये पुदीना हम इसके अंदर पहले हम थोड़ा सा बारीक करके, अगर तो इधर ब्लेंडर होता है तो वो एक अलग बात है, क्योंकि मेरे पास हैंड ब्लेंडर है, ठीक है, तो इसलिए मैंने पुदीने को थोड़ा सा, देखिए पुदीना तो वैसे भी स्टमक के लिए बहुत अच्छा है, स्टमक के लिए अच्छा, फ्लेवर के लिए अच्छा, फ्लेवर के लिए अच्छा, गर्मी के लिए अच्छा, स्किन के लिए अच्छा, तासीर ठंडी है। देखिए वैसे कितना खूबसूरत, और आपने काटा, इसकी जो खुशबू उठी है ना, वो भी बड़ी कमाल और खूबसूरती देखो ना इसकी जरा। अच्छा, फिर इसके लिए फ्लेवर के लिए जाएगा ये काला नमक, बिल्कुल, ये देखे ना, एक हस्बे जरूरत, हस्बे जायका, आप डालना चाहते हैं तो डालें, मिस आउट करना चाहते हैं तो मिस कर दीजिए, आपकी मर्जी, लेकिन काली मिर्च जरूर डालिएगा, ठीक है, हाँ, काली मिर्च मस्ट है। हाँ जी, ये जिनको ये होता है ना कि खुदा ना खास्ता, कई लोग, कई केस इस तरह के सामने में, इसमें अगर आप बर्फ डालना चाहिए, बर्फ होगा पानी का बना हुआ, ठीक है ना। कुछ लोगों का ये होता है कि हमें खुदा ना खास्ता वोमिट ना स्टार्ट हो जाए, हैजा ना हो जाए, तो फिर काली मिर्च जो है वो उससे बचाती है। ये ऑल्ट्रेशन, बिल्कुल ठीक। मतलब इसके बाद आप बर्फ ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि बर्फ भी जाके पानी बन जाती है। अब अमल शुरू होने वाला है। ये देखिएगा नीचे से स्विच उतर गया है, तो उसको कर दिखाएं, मैं आपकी इसमें हेल्प कर सकता हूँ। बिल्कुल, ये लग गया, बिल्कुल ठीक। और ये ब्लेंड हो रहा है, हैंड ब्लेंडर भी काम तो पूरा दे रहा है आपको। हाँ, काम पूरा दे रहा है ना, बिल्कुल। और वैसे भी तरबूज कौन सा सख्त होता है बेचारा, हाँ, आराम से आपने कहा ना कि वो जूसर ब्लेंडर नहीं है, लेकिन हमें इसका नेमुल बदल भी अच्छा है, ठीक है, 90% से ज्यादा तो पानी है इसके अंदर, सारा खुद ही ब्लेंड हो जाएगा। ये बिल्कुल सही है। इसका खुशबू देखें, इसकी कितनी मजे की खुशबू आ रही है, बहुत कमाल की खुशबू उठ रही है। हम तो बस इंतजार ही कर रहे हैं कब तैयार हो। और आप फिर से हमें पिलाएं और हम तैयार हैं। अच्छा, ये खूबसूरत भी होगा, मज़ेदार भी होगा, आपकी हाइड्रेशन के लिए भी अच्छा, स्किन के लिए बहुत अच्छा होगा। जब आप अंदर से हाइड्रेट होते हैं ना, तो स्किन भी आपकी अच्छी रहेगी। ऐसे ही है, स्किन ग्लो करती है फिर आप। वैसे ना आपको मैंने देखा है कि आपकी स्किन का, आपके ग्लो का ना ताल्लुक उस चीज से बहुत ज्यादा है जो आप खाते हैं।
इंटरनली अगर आप फिट हैं, हेल्दी हैं, आपकी स्किन भी ग्लो करेगी, फिर आप फाउंडेशन जो मर्जी लगाएं। अच्छा तो आपा, इसमें हमने नमक भी ऐड किया है, तो कुछ लोग ये कहते हैं कि आपको नमक नहीं ऐड करना चाहिए, आपको उसके बिना इस्तेमाल करना चाहिए अगर आप इसका पूरा फायदा लेना चाहते हैं तो। नहीं, काला नमक किया ना मैंने, काला नमक की बात कर रहे हैं। काला नमक हाजमे में काम आता है। अच्छा, काली मिर्च जो है वो बादी खत्म करती है, वो हाजमे में काम आती है। काला नमक मैंने ऐड किया, सफेद नमक जो या दूसरा नमक मैंने ऐड किया। बिल्कुल ठीक। आप मुझे एक और बात बताइए, बहुत सारे लोग कहते हैं सुबह सुबह खाली पेट इसका नाश्ता करते हैं, खाना चाहिए, कुछ कहते हैं नहीं खाना चाहिए, कुछ कहते हैं दिन के दरमियान में खाएं तरबूज। ये क्या है, कब बेस्ट टाइम कौन सा है तरबूज खाने का या पीने का? इसका मैं बेस्ट जवाब दूं आपको? जी जी, जितना मुंह उतनी बातें। अच्छा, मतलब आप कभी भी खा सकते हैं, आपको तलब हो रही है आप खा लें। आपको तलब हो रही है आप मेरा ख्याल है गर्मियों में इससे अच्छा ब्रेकफास्ट नहीं हो सकता। इससे अच्छा ब्रेकफास्ट है ही नहीं कोई। हाँ जी, ये फिर मतलब बातें ही बनी हुई हैं, ये बातें ही हैं सारी। बिस्मिल्लाह, ठीक हो गया। ये एक स्मूदी बन गई है जो आपकी स्किन को फ्रेश करेगी, क्योंकि आप बड़े हैं। अच्छा, क्या बात है। कद में, थैंक यू। कद में उम्र में तो मुझसे छोटे, नजर से तो बड़े ही होंगे, क्या छोटे उससे भी। जी जी, आपने ठीक कहा। You never know आपा। देखिए उज़ैर, अब आप मान लें। ये देखिए, चले मैं मान लेता हूँ। देखिए अब इतना प्यारा ग्लास मेरे हाथ में आ गया और इतनी अच्छी खुशबू है, मैं मान लेता हूँ। इसको पीने से पहले कह सकते हैं कि रिफिलिंग हो सकती है क्या? अच्छा नहीं, ये सिर्फ वन टाइम के लिए। अच्छा आपा, मैं आपको बताती चलूं, मुकाबला सख्त है, हमारे पास वक्त बहुत है। मुझे और बताइए इसके अंदर और कौन सी अफादियत है जिसको हम मिस आउट कर रहे हैं, उन लोगों को हम बता सकें कि अगर आप तरबूज नहीं खाते तो आप बताएं, मैं तब तक जरा टेस्ट करता हूं। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी है, ठीक है। ये मसाने की, गुर्दे की, जो हमारे अंदर जो गर्मी हो जाती है, जो पेशाब जब करते हैं, जलन होती है ना पेशाब करते हुए, जो पेशाब का कलर चेंज हो जाता है पेशाब, आप इसको जरा पेट भर के सिर्फ एक दफा खा लें। खाने के बाद आप देखेंगे कि आपकी पेशाब की जलन भी खत्म हो जाएगी, इन्फ्लेमेशन खत्म करता है, ठीक है। ये आपको अंदर से हाइड्रेट करता है। जब हाइड्रेट होगे तो आपकी स्किन भी अच्छी नजर आएगी, स्किन ग्लो करेगी आपकी। ये आप कह सकते हैं इसको कि जिस तरह खुदा ना खासा सम टाइम दिल घबराता है गर्मी की वजह से, जब आप इसको लेते हैं तो एकदम से दिल को राहत देता है। एक्चुअली दिल को राहत, फिर वो जो आपने मिंट भी डाल दिया और वाकई राहत पहुंची है, राहत पहुंची है ना, आपको राहत पहुंची। अच्छा आप ये भी बताएं कि कुछ लोग इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करके और इसके साथ तब पानी का इस्तेमाल करके जो है ना वो फिर डॉक्टर्स के पास पहुंच जाते हैं। ये बताएं कि हाँ, इसको खाने का सही तरीका क्या है और कौन सी चीज़ें आपको इसके साथ नहीं लेनी चाहिए। अच्छा, एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को इजाफा करूं कि मैं सुन रही थी बैठी, क्योंकि मैं इन्फॉर्मेशन ये इनसे लेती रहती हूँ, WHO की रिसर्च भी पढ़ती हूँ। कुछ कंट्रीज में इस तरह आया कि जो तरबूज इतने साइज का लें जिसको आप एक दफ़ा खा सकें। जब आप इसको खोले, पूरी फैमिली बैठ के खाए, इसको खुला ना छोड़ें और फ्रिज में मत रखें। हाँ, फ्रिज में नहीं, फ्रिज में रख सकते हैं, फ्रिज में थोड़ी देर रख सकते हैं, यानी छोड़े ना। जिस तरह अब आपने खा लिया, अच्छा ये बाकी कल खाएंगे, नहीं, कल वाला काम नहीं होना चाहिए। फिर वो जो आप कह रहे हैं ना कि वॉमिट स्टार्ट हो जाती है, खुदा ना खास्ता कोई रिएक्शन हो सकता है अंदर में, तो वो उससे देखने में आया, अलबत्ता वैसे नहीं। लेकिन फिर भी आप अपने आप को सेफ रखना चाहते हैं, अपनी हेल्थ को, अपने स्टमक को रखना चाहते हैं, तो काली मिर्च का इस्तेमाल आपने इतनी उम्दा और अहम बात बताई। बहुत सारे लोग ना एक तरबूज खोलते हैं 3 दिन तक खाते हैं, 3 दिन तक नहीं खाना चाहिए। उतने साइज के खरीदिए जो आप उसी वक्त पूरी फैमिली बैठ के आराम से एंजॉय कर सके। बिल्कुल जी जी। अच्छा, दूसरी बात मैं ये कहने लगी थी कि हम लोग करते क्या हैं कि इसका मगज खा लेते हैं बेचारे का और ये जाया कर देते हैं। ये जाया नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये आता है थोड़े से सीजन के, थोड़े से मौसम के लिए। तो एक तो इसके फिर हमें हाइड्रेशन की तो जरूरत होती है ना, तो इसका जो छिलका, मैं रिसर्च एक पढ़ी थी, चंद कंट्रीज में मुझे ये देखने में आई थी, जिसमें एक इंडोनेशिया, बाकी कंट्रीज मेरे। ठीक है, आप माजरत के साथ थोड़ा सा टाइम हमारे पास कम है, इसकी मजीद हम तफसीलात आपसे जानेंगे। तो अभी लेते हैं इजाजत। बहुत शुक्रिया आपकी मौजूदगी का, बहुत अच्छा लगा, आपने इतने मजे का जूस हमें पिलाया और साथ ही साथ नजफ को ब्रेक का इसलिए भी इंतजार है क्योंकि उसे पता जूस अभी बाकी है बहुत। तो नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से लेते हैं इजाजत। इंशाल्लाह कल दोबारा मुलाकात होगी सेम टाइम में, तो देखते रहिए सुनो पाकिस्तान। अल्लाह हाफिज।